नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एस्पिरेंट्स में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे एम्ब्रियोलॉजी। और एम्ब्रियोलॉजी में कल जो हमने पढ़ा था जाइगोट से ब्लास्टुला पढ़ा था। तो जाइगोट से ब्लास्टुला का निर्माण ब्लास्टुलेशन कहलाता है। और आज हम पढ़ेंगे गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस के दौरान क्या होता है, देखो, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनने की प्रोसेस गैस्ट्रुलेशन कहलाती है। ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनने की प्रोसेस गैस्ट्रुलेशन कहलाती है। ठीक है। और ये आपको ब्लास्टुला नज़र आ रहा है। और आप सबको पता है कि जो ब्लास्टुला होता है वो मल्टी सेलुलर सिंगल लेयर्ड होता है। ठीक है। और ये जो सेगमेंट से आपको नज़र आ रहे हैं इनको क्या कहते हैं, इनको ब्लास्टोमियर कहते हैं। ठीक है। और ब्लास्टोमियर आपस में मिल करके ब्लास्टोडर्म का निर्माण करते हैं। ठीक है। और ब्लास्टुला के अंतर्गत एक कैविटी पाई जाती है। इस कैविटी को हम ब्लास्टोसील कहते हैं। ठीक है। और ब्लास्टुला में क्या होता है कि गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस के दौरान ये जो ब्लास्टोमियर है ये विशिष्ट स्थानों की ओर गति करते हैं। और ये गति फॉर्मेटिव मूवमेंट या फिर मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट कहलाती है। फॉर्मेटिव का मतलब क्या है, निर्माणकारी गतियाँ। और मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट का मतलब है संरचना आकारिक की गतियाँ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ब्लास्टोमियर हैं अंदर की तरफ अंतर्वलित होकर के इस तरीके से हाइपोब्लास्ट का निर्माण कर देते हैं। ठीक है। और हाइपोब्लास्ट आगे चल कर के एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म और एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म का निर्माण करती हैं। ठीक है। और आपको ये जो नज़र आ रहे हैं ब्लास्टोमियर ऊपर की तरफ, ये जो ब्लास्टोमियर हैं ये यहाँ पर एपीब्लास्ट का निर्माण करते हैं इस तरीके से। ठीक है। और ये जो यहाँ से अंदर की तरफ जाएंगे ये यहाँ पर आपको यहाँ नज़र आ रहा है हाइपोब्लास्ट का निर्माण करेंगे। तो ऊपर वाले तो एपीब्लास्ट का निर्माण कर देते हैं, वो आगे चल करके एक्टोडर्म का निर्माण करते हैं। और ये जो अंदर विशिष्ट स्थानों की ओर गति करते हैं ये इस तरीके से अंतर्वलित होकर के हाइपोब्लास्ट का निर्माण करते हैं। और हाइपोब्लास्ट आप सबको पता है कि एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बनाएगा और एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म बनाएगा। ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक कैविटी पाई जाती है ब्लास्टोसील ब्लास्टुला में। और यहाँ पर गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस के दौरान ये जो कैविटी है ब्लास्टोसील ये यहाँ पर आर्केंट्रियोन कैविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। और आर्केंट्रियोन कैविटी को गैस्ट्रुलर कैविटी या फिर इसी को प्रीमिटिव गट कहा जाता है। और ये जो प्रीमिटिव गट है आगे चल करके एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन करेगी। और यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है कि गैस्ट्रुला में एक पोर पाया जाता है और इस पोर का नाम है ब्लास्टोपोर। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और वहाँ पर बच्चे के दिमाग में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो कंफ्यूज हो जाता है। उसको तो ब्लास्टोपोर दिखा, खटाक से ब्लास्टुला पे क्लिक कर दिया, जो कि गलत हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, गैस्ट्रुलेशन कहलाती है। ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला का बनना गैस्ट्रुलेशन। और ये जो कैविटी थी ब्लास्टोसील ये कन्वर्ट हो गई आर्केंट्रियोन कैविटी में। ठीक है। और ये जो अंदर अंतर्वलित होकर के हाइपोब्लास्ट बनाएंगे और हाइपोब्लास्ट एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म और एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म का निर्माण करती है। और इधर ये जो आपको नज़र आ रही है ये ब्लास्टोमियर यहाँ पर एपीब्लास्ट का निर्माण करेंगे और ये आगे चल करके एक्टोडर्म का निर्माण करेगी। ठीक है। और पोर पाया जाता है वो ब्लास्टोपोर है। और ये आपको नज़र आ रही है ये है डोर्सल लिप। तो ये थी प्रोसेस ब्लास्टुला से गैस्ट्रुलेशन की। ठीक है। ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनना और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, गैस्ट्रुलेशन कहलाती है। ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और अब देखिए इसकी थ्योरी क्या है कि ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनना गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। और इस दौरान कुछ मूवमेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव या फिर मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। ठीक है। गैस्ट्रुलेशन के दौरान ब्लास्टोमियर विशिष्ट स्थानों की ओर गति करते हैं और इसे मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट या फिर इसे फॉर्मेटिव मूवमेंट कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो
यहाँ पर जो यूनिसेलुलर ब्लास्टुला है वो मल्टी सेलुलर गैस्ट्रुला में कन्वर्ट हो जाता है। यूनिसेलुलर जो ब्लास्टुला है वो मल्टी सेलुलर गैस्ट्रुला में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। ब्लास्टोसील के स्थान पर एक कैविटी होती है, इसका नाम है आर्केंट्रियोन कैविटी, और आर्केंट्रियोन कैविटी को गैस्ट्रुलर कैविटी या फिर इसको प्रीमिटिव गट भी कहा जाता है, और ये जो आगे चल कर के एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण करेगी। ठीक है। गैस्ट्रुला में एक पोर पाया जाता है और उस पोर का नाम है ब्लास्टोपोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में फिट करना है इस चीज़ को। ठीक है। ब्लास्टोमेयर माउथ बनाता है तब तो इसे कहेंगे प्रोटोस्टोम्स, और अगर एनिस बनाता है तब इसको कहेंगे ड्यूटेरोस्टोम्स। गैस्ट्रुलेशन के अंत में 3 प्राइमरी जर्म लेयर का निर्माण होता है, और गैस्ट्रुलेशन दिमाग में आते ही आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि यहाँ पर 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा। कौन कौन सी 3 जर्म लेयर? देखो, एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म और एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। तो गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस के दौरान इन 3 प्राइमरी जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, और जैसे ही हमने एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट की थी तो पता नहीं सेकंड था या फिर थर्ड था, तो ये बिल्कुल एकदम पूरा डायग्राम के थ्रू समझाया था कि किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है, तो वो तो वहाँ से देख लेना आप। और आगे चलिए, अब गैस्ट्रुलेशन के दौरान क्लीवेज की प्रक्रिया यहाँ पर क्या होती है? स्टॉप हो जाती है। गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होते ही क्लीवेज की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है? स्टॉप हो जाती है। गैस्ट्रुलेशन के दौरान जो एम्ब्रियो है वो अग्र और पश्च दिशा में दीर्घित हो जाता है। दीर्घित का मतलब इलोंगेटेड हो जाता है। ऑक्सीजन के उपभोग की दर बढ़ जाती है गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस के दौरान, और गैस्ट्रुलेशन के दौरान रासायनिक विभेदीकरण का क्या मतलब है यहाँ पर? कि प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। और एक चीज़ और नोट करोगे यहाँ पर, न्यूरुलेशन, यानी न्यूरुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस के दौरान न्यूरुलेशन की प्रोसेस क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो ये एक नोट कर लेना एक्स्ट्रा पॉइंट। अब देखो, गैस्ट्रुलेशन के दौरान आप सबको पता है कि कुछ मूवमेंट होते हैं, फॉर्मेटिव या फिर मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होते हैं, और ये जो मूवमेंट है ये भी 2 तरीके के होते हैं। एक तो एपिबोली मूवमेंट यानी अध्यारोहण गतियाँ, और दूसरा है इम्बोली यानी अंतरोहण गतियाँ। तो अध्यारोहण गतियों के दौरान तो एक्टोडर्म का निर्माण होता है, और इम्बोली के द्वारा मीजोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण होता है। अब जो इम्बोली है इसके भी 4 भाग हैं। देखो कौन कौन से हैं। पहला देखो, इनवेजिनेशन, हिंदी में इसको बोलेंगे अंतर्वलन। इसमें क्या होता है कि जो सी अर्चन है उसमें एंडोडर्म का निर्माण होता है। एंडोडर्म का निर्माण सी अर्चन में इनवेजिनेशन यानी अंतर्वलन के द्वारा होता है। तो ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं। ठीक है। और दूसरा है इनग्रेशन, और इसका दूसरा नाम है इनफिल्ट्रेशन। सी अर्चन में मीजोडर्म का निर्माण करता है। तो इनवेजिनेशन के द्वारा तो सी अर्चन में एंडोडर्म का निर्माण होता है, और इनग्रेशन या इनफिल्ट्रेशन के द्वारा सी अर्चन में मीजोडर्म का निर्माण होता है। देखो ये है अंतरछेन, हिंदी में इसको ऐसे बोलेंगे, शायद यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा है, इंतरछेन, इस तरीके से, ये इस तरीके से अंतरछेन। ठीक है। इनग्रेशन का नाम है हिंदी का। तो कुछ बच्चों को हो सकता है कि इंग्लिश में प्रॉब्लम हो, तो बाकायदा अगर इंग्लिश में ज़्यादा याद रखोगे तो कंफ्यूज कम होवोगे। ठीक है। और तीसरा है इनवॉल्यूशन। इनवॉल्यूशन में क्या होता है कि फ्रॉग में मीजोडर्म का निर्माण होता है, वो इनवॉल्यूशन के द्वारा होता है। रेप्टाइल्स, एवीज और प्रोथीरियन मैमल्स में प्रीमिटिव स्ट्रिक का निर्माण, और ये प्रीमिटिव स्ट्रिक आगे चल कर के मीजोडर्म का ही निर्माण करती है। ठीक है। तो फ्रॉग में और रेप्टाइल्स, एवीज और प्रोथीरियन मैमल्स में जो मीजोडर्म का निर्माण है वो इनवॉल्यूशन के द्वारा होता है। और चौथा है अपना डीलैमिनेशन। इसमें क्या होता है कि पॉलीलेसिथल और मेगालेसिथल एग में हाइपोब्लास्ट का निर्माण होता है। देखो जो हाइपोब्लास्ट है उसका निर्माण डीलैमिनेशन के द्वारा होता है,
और पॉलीलेसिथल और मेगालेसिथल एग बता चुकी हूँ कि वो अंडे जिनके अधिकांश भाग में योक भरा रहता है। एग्जाम्पल आप पीछे बैक करके देखोगे खुद, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एपीबोली। सबसे पहले हम एपीबोली के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, देखो ये ब्लास्टोमियर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है और इधर ये आपको पता है कि एनिमल पोल है और ये है वेजिटल पोल। और एनिमल पोल की तरफ माइक्रोमियर प्रेजेंट हैं और वेजिटल पोल की तरफ मैक्रोमियर। हिंदी में माइक्रोमियर को लघु खंड और मैक्रोमियर को वृत्त या फिर गुरु खंड कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एपीबोली मूवमेंट में क्या होता है कि ये जो एनिमल पोल की तरफ ये माइक्रोमियर प्रेजेंट है, ये जो माइक्रोमियर प्रेजेंट है ये इस तरीके से मूव कर जाते हैं और ये जो मैक्रोमियर है इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं। कौन से? जो लघु खंड है ये वृत्त खंड को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जैसा कि चित्र में मैंने यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। और ये जो माइक्रोमियर है ये एपीब्लास्ट का निर्माण करते हैं और एपीब्लास्ट आगे चल करके एक्टोडर्म का निर्माण करती है। तो ये था एपीबोली थ्योरी। देखिए आप इसकी, ये जो ब्लास्टुला आपको नज़र आ रहा था अभी डायग्राम में, इसके एनिमल पोल पर माइक्रोमियर प्रेजेंट थे और वेजिटल पोल पर मैक्रोमियर प्रेजेंट थे, ठीक है। ये जो माइक्रोमियर एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ मूव करेंगे, कौन से? माइक्रोमियर की बात चल रही है, ठीक है। ये माइक्रोमियर इस तरीके से मूव करे और यहाँ पर आपको पता है मैक्रोमियर प्रेजेंट थे तो इनको ऐसे कवर कर लिया था, ठीक है। तो मैक्रोमियर को चारों ओर से घेर लेंगे और घेर करके एपीब्लास्ट का निर्माण कर देंगे। कौन से? माइक्रोमियर, ब्लास्टोमियर, ठीक है। तो ये था एपीबोली और ब्लास्ट का इन्होंने निर्माण कर दिया। और एपीब्लास्ट आप सबको पता है कि आगे चल करके किसका निर्माण करेगी? एंडोडर्म का निर्माण करेगी। तो ये था एपीबोली और ये है इम्बोली, ठीक है। इम्बोली में आपको बताया था कि इनवेजिनेशन आता है और इनवेजिनेशन में सी अर्चन या फिर प्रोटोकॉडेट्स एम्फीबिया में एंडोडर्म का निर्माण है वो इनवेजिनेशन के द्वारा होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको ध्यान ही रखने हैं, ठीक है। तो ये इनवेजिनेशन, अब इनवेजिनेशन में समझने की कोशिश करिए एक बार। यहाँ पर देखो ये क्या है? ब्लास्टुला है और आप सबको पता है कि ये जो है ये क्या है? मैक्रोमियर है। और ये जो मैक्रोमियर है यहाँ अंदर की तरफ विशिष्ट स्थानों पर गति करेंगे, गति करके यहाँ पर ये अंतर्वलित होकर के अंदर की तरफ इस तरीके से हाइपोब्लास्ट बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हैं ऊपर वाले ब्लास्टोमियर ये एपीब्लास्ट बना लेंगे और एपीब्लास्ट आगे चल करके एक्टोडर्म बनाता है, ठीक है। अब देखिए एक्टोडर्म बनाता है और आपको ये जो ब्लास्टोसील कैविटी है ये यहाँ पर आर्केंट्रियोन कैविटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये है डोर्सल लिप और यहाँ पर आपको ब्लास्टोपोर नजर आ रहा है। हाइपोब्लास्ट मीजोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण करता है। तो बताया था कि सी अर्चन, प्रोटोकॉडेट्स और एम्फीबिया में एंडोडर्म का निर्माण इनवेजिनेशन के द्वारा होता है। तो आप इसे थ्योरी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, मानना नहीं है, ये एक ब्लास्टुला है और ब्लास्टुला में जो मैक्रोमियर है, ये जो ब्लास्टुला के जो ब्लास्टोमियर हैं यानी मैक्रोमियर अंदर की तरफ विशिष्ट स्थानों की तरफ मूव करते हैं और यहाँ पर अंदर की तरफ अंतर्वलित होकर के हाइपोब्लास्ट का निर्माण करेंगे और हाइपोब्लास्ट आगे चल कर के मीजोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण करती है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर ब्लास्टोमियर आपको नज़र आ रही हैं ये एपीब्लास्ट का निर्माण करेंगे और ये आगे चल कर के एक्टोडर्म का निर्माण करती है। यहाँ पर जो कैविटी है वो यहाँ पर इनवेजिनेशन के द्वारा आर्केंट्रियोन कैविटी में कन्वर्ट हो जाती है। एक पोर भी प्रेजेंट होता है और ये है ब्लास्टोपोर, ठीक है। तो ये था, ये सेम प्रोसेस है जैसा कि ब्लास्टुला का गैस्ट्रुलेशन में बदलना ही, तो वो गैस्ट्रुलेशन था तो इनवेजिनेशन भी सेम टू सेम गैस्ट्रुलेशन है, ठीक है। तो वो याद कर लेना, ये भी हो जाएगा। और दूसरा है इनग्रेशन या फिर इनफिल्ट्रेशन। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? अंतरछेद। यहाँ पर एक मात्रा आएगी अंतरछेद,
ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये माइक्रोमियर इधर प्रेजेंट है एनिमल पोल की तरफ, मैक्रोमियर इधर वेजिटल पोल की तरफ प्रेजेंट है। अब ये जो मैक्रोमियर है ये अंदर की तरफ, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इसके नीचे नीचे ऐसे रोल होंगे, ठीक है, और ये यहाँ पर एक लेयर बना लेंगे और इसी लेयर को हम कहते हैं मीजोडर्म। क्या कहते हैं? मीजोडर्म। और बाहर वाली आपको पता ही है एंडोडर्म है, क्योंकि ये यहाँ पर एपिब्लास्ट बनाएंगे और एपिब्लास्ट एंडोडर्म का निर्माण करती है, ठीक है। और ये जो ब्लास्टोमियर मैक्रोमियर है अंदर की तरफ इधर मूव करेंगे, मूव करके एक लेयर बना लेते हैं इसके किनारे किनारे पर। देखो इसके किनारे 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 पर है, ठीक है, तो ये यहाँ पर मीजोडर्म बन जाएगी। और यहाँ पर आपको पता है ये डोर्सल लिप है और ये यहाँ पर ब्लास्टोपोर प्रेजेंट है। देखो ये सारी की सारी गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस के दौरान होती हैं, तो ब्लास्टोपोर तो होगा ही होगा, क्योंकि सारी प्रोसेस कहाँ है? गैस्ट्रुलेशन के दौरान ही तो है, तो कंफ्यूज नहीं होना। और ये और कैविटी भी वही होगी, कौन सी? आर्केंट्रियोन कैविटी। और आर्केंट्रियोन कैविटी को आप सबको पता है को गैस्ट्रुलर कैविटी या फिर इसी को प्रीमिटिव गट कहते हैं, और ये प्रीमिटिव गट आगे चल करके एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन करती है। तो ये था इनग्रेशन, और इनग्रेशन को इनफिल्ट्रेशन भी कहते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं अंतरछेद, ठीक है। और सी एचएन में ये मीजोडर्म का फॉर्मेशन होता है, किसके द्वारा? इनग्रेशन के द्वारा मीजोडर्म का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर एक और ध्यान रखना है आपको, नोट लगा करके लिखा है मैंने यहाँ पर, रेप्टाइल्स, एविज एंड प्रोथीरियन मैमल्स में एंडोडर्म का निर्माण होता है, ठीक है, किसके द्वारा? इनग्रेशन के द्वारा। जबकि सी अर्चन में तो मीजोडर्म का निर्माण होता है इनग्रेशन के द्वारा। और इनमें कैसे होगा? रेप्टाइल्स, एविज और प्रोथीरियन मैमल्स में कैसे होगा? देखो कि यहाँ पर जैसे ये ब्लास्टोमियर आपको जैसे ब्लास्टुला दिख रहा है, नीचे की तरफ योग दिख रहा है, तो यहाँ पर ये क्या होता है कि जो ब्लास्टोमियर होते हैं वो टूटकर जो कैविटी होती है ना उसमें गिरते हैं, और ब्लास्टोमियर वहाँ पर एंडोडर्म का निर्माण करते हैं। जो टूटकर गिरते हैं वो ब्लास्टोमियर। तो ये रेप्टाइल्स, एविज और प्रोथीरियन मैमल्स के बारे में था। और आगे चलो, इनवॉल्यूशन, इसमें क्या होता है? देखो कि ब्लास्टोमियर अंदर की तरफ रोलिंग करेंगे। कैसे करेंगे? ये रहा, आपको दिख रहा है ये डायग्राम। तो यहाँ पर अंदर की तरफ रोल कर रहे हैं ब्लास्टोमियर, ठीक है, ये ऐसे ब्लास्टोमियर अंदर की तरफ ऐसे रोल करेंगे, ठीक है। और रोल करके ये किसका निर्माण करेंगे? मीजोडर्म का निर्माण करेंगे, ठीक है। ब्लास्टोमियर अंदर की तरफ रोलिंग करेंगे, दिखाई दे रहे हैं आपको रोल करते हुए इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से कुछ ब्लास्टोमियर निकल जाएंगे और अंदर की तरफ रोलिंग करेंगे। और एम्फीबिया यानी फ्रॉग में मीजोडर्म का निर्माण किसके द्वारा होता है? इनवॉल्यूशन के द्वारा होता है। रेप्टाइल्स और एविज में प्रीमिटिव स्ट्रिक का निर्माण इनवॉल्यूशन के द्वारा होता है। प्रीमिटिव आगे चल करके मीजोडर्म का फॉर्मेशन करती है। तो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखनी है, कंफ्यूज हो सकते हो लेकिन 2-3 बार पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये रोलिंग करते हुए ब्लास्टोमियर दिखाई दे रहे हैं और आगे चल कर के किसका निर्माण करते हैं? मीजोडर्म का निर्माण करते हैं। तो अगला पॉइंट है डीलैमिनेशन। कौन सा है? डीलैमिनेशन। इसमें क्या होता है? इसका हिंदी अर्थ है विस्तरण। क्या है? विस्तरण। रेप्टाइल्स एंड एविज में हाइपोब्लास्ट का निर्माण होता है, किसके द्वारा? डीलैमिनेशन के द्वारा। और हाइपोब्लास्ट के बाद में आपको पता है कि मीजोडर्म का भी निर्माण करता है और एंडोडर्म का निर्माण करता है हाइपोब्लास्ट, ठीक है। तो आप सबको पता है कि जो हाइपोब्लास्ट में आपको जो नीचे के जो मैक्रोमियर होते हैं, जैसे ये ब्लास्टुला है, तो ये वाले जो मैक्रोमियर यानी ब्लास्टोमियर होते हैं वो अंदर की तरफ ऐसे अंतर्वलित होते हैं, तो ये हाइपोब्लास्ट बनती है। तो ये हाइपोब्लास्ट आगे चल करके मीजोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण करती है, ठीक है। तो फ्रॉग में एड सेल में ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण प्रारंभ हो जाता है फ्रॉग में, जबकि जैसे मैमल्स होते हैं तो उसमें तो 16 सेल स्टेज में ब्लास्टोसील का निर्माण होता है, ठीक है। नहीं, 32 सेल स्टेज में, क्योंकि 32 सेल नहीं, सॉरी, हाँ, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि 16 सेल स्टेज में ही हो जाता है, क्योंकि ब्लास्टुला मोरुला बनता है, मोरुला के बाद में ब्लास्टोसील बनता है। तो आपको पता है कि जो ब्लास्टुला होता है वो
32 सेल स्टेज होता है, ठीक है, और मोरूला होता है वो होता है 16 सेल स्टेज। तो यहाँ पर जो मैमल्स होते हैं उनमें तो 32 सेल स्टेज में ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि मोरूला तो एक सॉलिड स्ट्रक्चर होती है, तो मोरूला में तो कैविटी होती ही नहीं है, तो 32 सेल स्टेज में बनेगा ब्लास्टोसील कैविटी मैमल्स में तो। लेकिन फ्रॉग में 8 सेल स्टेज में ब्लास्टोसील का निर्माण हो जाता है और 16 सेल स्टेज में एम्फीब्लास्टुला बन जाता है। और एम्फीब्लास्टुला मैंने बताया था कि एम्फीब्लास्टुला में 2 प्रकार के ब्लास्टोमियर पाए जाते हैं, एनिमल पॉल की तरफ माइक्रोमियर और वेजिटल पॉल की तरफ मैक्रोमियर। तो जो मैक्रोमियर होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं और जो माइक्रोमियर होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं, ठीक है, और ये दोनों मिलकर के एम्फीब्लास्टुला का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये इसका डिस्कशन हमने पहले कर लिया था। तो अब हमारा गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है और अभी भी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। एम्ब्रियोलॉजी काफ़ी बड़ी यूनिट है, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कल से क्वेश्चंस आएंगे फिर, लेकिन हाँ, तो इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 32 सेल बनाने के लिए कितने क्लीवेज व माइटोसिस की आवश्यकता होती है? तो देखिए, मान लीजिए ये जाइगोट है, तो जाइगोट में आपको पता है जाइगोट बनते ही क्लीवेज की जो प्रक्रिया होती है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, तो 1 से 2 सेल बन गई, तो यहाँ पर पहला क्लीवेज होगा, 2 से 4 बनती हैं, 4 से 8 बनती हैं और 8 से 16 बनती है और 16 से 32 बनती है। तो यहाँ पर एक क्लीवेज, दूसरा क्लीवेज, तीसरा क्लीवेज और चौथा क्लीवेज और पांचवा क्लीवेज। जब 5 क्लीवेज होते हैं तो 32 सेल बन जाती है। तो क्लीवेज तो हो गए 5, और माइटोसिस कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ माइटोसिस, ये सूत्र है, जो फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, n-1। n का यहाँ पर क्या मतलब है? नंबर ऑफ सेल्स, यानी सेल की संख्या। तो सेल की संख्या हमें पता है कि हमारे पास कितनी है, 32 है। कितनी है? 32 है। तो -1 कर दिया, 32 में से -1 करा तो 31 आ गए। तो क्लीवेज तो 5 हो गए, माइटोसिस 31 हो गए। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में तो इतना ही, लेकिन तो कल से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर हम प्लेसेंटा को रीड करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।